नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं विश्वमोहन और हमारे साथ तृप्ति उपाध्याय भी है। मुनाफे की मंडी में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज सबसे पहले देख लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट का हाल क्या है, कहां सबसे बड़े एक्शन है, कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं, ये हम आपको बताएंगे। आज चांदी में देखिए तो अच्छी तेजी दिख रही है। हालांकि शुरुआती तेजी काफी ज्यादा थी, लेकिन वो तेजी धीरे धीरे अब कम होती जा रही है। गोल्ड सुस्त है। बाजार की नजर है आज से शुरू हो रहे एफओएमसी बैठक पर, और बैठक में यही अनुमान लगाया जा रहा है कि 0.25% दरों में कटौती होगी और इस पर बाजार नजर रखेगा। तो बाजार इंतजार कर रहा है फेड की बैठक का, फेड के फैसले का, जो कल देर रात आएगा। उसके बाद बाजार नई दिशा लेगा। आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। अजय केडिया हैं, केडिया एडवाइजरी से। अनिल बैनर्जी हैं, कोटक सिक्योरिटीज से। और साथ ही प्रेम गर्ग हैं, प्रेसिडेंट हैं इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के, नेशनल प्रेसिडेंट हैं। और साथ ही हमारे साथ आगे अरुण सेखसरिया भी होंगे जो एमडी हैं डीडी कॉटन के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। चलिए चांदी की बात करते हैं। तो चांदी आज 1,82,000 रुपए के ऊपर है। हल्की तेजी अब दिख रही है। शुरुआती कारोबार में 1,100 रुपए तक की तेजी दिख रही थी, लेकिन वो तेजी अब धीरे धीरे कम हुई है। कॉमिक्स पर चांदी का भाव अब $58.5 के करीब आ चुका है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिमांड काफ़ी मजबूत है, मार्केट में डेफिसिट की स्थिति है। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो चांदी को सपोर्ट कर रहे हैं। केडिया जी, शुरुआत चांदी से करेंगे आपके साथ। बताइए सर, इस तेजी के बाद चांदी पर आपकी राय क्या बन रही है? नमस्ते विश्वमोहन जी। नमस्ते सर। देखिए, चांदी एक इंपॉर्टेंट जंक्शन पे है, बिकॉज ईयर एंड भी है, फेड की बैठक भी है, डॉलर इंडेक्स वापस 99 पे आ चुका है, इंडस्ट्रियल डिमांड, ईटीएफ डिमांड कंसिस्टेंट बनी हुई है। जो कंसर्न्स थे वो भी मिक्स एंड मैच चल रहा है। इंटरनेशनल में हमने जो इस बार एक थरो ऑफ देखा मार्केट में, $58 पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो आई थिंक मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज में अभी अटका हुआ है। जब तक फेड की जो बैठक है उसमें क्लियरिटी नहीं आती है, तब तक मार्केट एक दायरे में रहेगा। 2 दिन से हमें भी लग रहा था मार्केट में अच्छी तेजी बनी हुई है, लेकिन जिस ढंग से अभी मार्केट थोड़ा रुका हुआ है, तो मुझे लगता है फेड की बैठक से पहले कुछ नए अपडेट्स आते हुए दिखाई देंगे। पहला चीज आप ध्यान रखिए, फेड की बैठक में आपको 0.25 का रेट कट तो दिखाई देगा ही देगा, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा 2026 का आउटलुक। तो यहाँ पे मुझे लगता है 2 रेट कट की पॉसिबिलिटी 2026 में दिखाई दे रही है। आज इंटरडे में हो सकता है कि प्राइजेस में हम गिरावट देखें, क्योंकि कल जो तेजी थी वो थमती हुई नजर आई। थर्सडे फ्राइडे की तेजी थी वो कल हमने कंसोलिडेट देखा। आज हो सकता है टेक्निकली छोटा एक पुल बैक मिल जाए, कोई बड़ा एक्शन नहीं दिख रहा है फेड की बैठक से पहले। तो आज इंटरडे में मुझे लगता है कि चांदी के अंदर एक गिरावट रह सकती है। जो 1,83,000 का पुट लिया जा सकता है, जहां पे 6600 तक का टारगेट रहेगा। फ्यूचर में भी मुझे लगता है एक दायरे का सौदा है, जहां पे 1,82,500 पे बिकवाली कीजिए, 1,80,500 तक का एक छोटा पुल बैक देखने मिल सकता है। ओके, तो ये राय, आप यहाँ पर पुट ऑप्शन खरीद के जाए, 1,83,000 के स्ट्राइक की पुट खरीद ले। आप बताइए अनिल सर, आपकी राय क्या बन रही है चांदी पर? नमस्कार जी। नमस्कार सर। देखिए, ऑल द फैक्टर्स जो चांदी के लिए बुलिश है वो तो है ही। अभी फेड का मीटिंग भी है कल, सो नेचुरली उसके ऊपर फोकस रहेगा। बट जो इमीडिएट में एक ट्रिगर हम लोग वॉच कर रहे हैं वो है कि यूएस बॉन्ड डील्स, तो सिर्फ मतलब यूएस का नहीं, अक्रॉस द बोर्ड पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये बॉन्ड जो मार्केट है, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, उसमें हैवी सेलिंग है। उसके कारण यील्ड्स ऊपर जा रहा है और वो एक खतरे का निशानी है, क्योंकि अगर यील्ड्स ऐसे ही बढ़ता रहा आफ्टर द फेड रेट कट, तो फिर हो सकता है पूरा एसेट क्लास में एक सेल ऑफ आ सकता है, जो हम लोग येन कैरी ट्रेड अनवाइंड भी बोल ले, डॉलर कैरी ट्रेड अनवाइंड भी उसको बोल ले। तो वो एक फैक्टर वी हैव टू वॉच। और लास्ट 2 दिन से वही हो रहा है, जब भी यील्ड स्पाइक कर रहा है तभी इंट्राडे स्टॉक्स में और गोल्ड और सिल्वर और कमोडिटीज में एक सेल ऑफ आ रहा है। तो एक दैट फैक्टर इज इंपॉर्टेंट टू वॉच। बट ओवरऑल जो है चांदी में अभी भी बुलिशनेस है। 56 और 59 का एक ब्रॉड रेंज है स्पॉट में, और नीचे में एमसीएक्स में 1,78,000 और 1,79,000 का एक अच्छा एक सपोर्ट जोन है, जहां पे खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस विल बी बिलो 1,75,000। पोजिशनल के लिए 1,85,000 और 1,86,000 एक टारगेट बन रहा है।
यहाँ पर पोजीशन के लिए 1,85,000 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। अजय सर, चांदी पर बात हो गई, लेकिन आज सोने में भी थोड़ी सुस्ती यहाँ पर नज़र आ रही है। यूएस फेड की बैठक जारी है, उससे पहले हल्के दबाव के साथ कारोबार होता हुआ सोने में नज़र आ रहा है। क्या रणनीति यहाँ पर सोने में बनाई जाए? देखिए, अगर सोने की भी बात करें तो देखिए, जो परपेचुअली हमने 2024-25 में जो बुल रन देखा है, उसमें कोई भी फैक्टर्स में कोई ज्यादा बड़ी कमी नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि यूएस रशिया के बीच में जो तनाव है वो कम हो सकता है, या रशिया यूक्रेन का जो टेंशन है वो कम हो जाएगा, बट वहां से कोई आउटकम आया ही नहीं है। साथ में हम देख रहे हैं कि जो रिसेंटली लास्ट मंथ का डेटा आया था ईटीएफ को लेकर, सेंट्रल बैंक को लेकर, वो भी काफी स्ट्रांग आ गया था। प्राइजेस फिर से हम 4200 के इर्द गिर्द दिए, बट जैसे ही प्राइजेस पिछला हाई जो था 4250 का, उसके करीब जा रहा है, वहां से अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहा है। वैसे भी हम ईयर एंड पे है, जनरली हम देखते हैं कि यहाँ पे पोर्टफोलियो रिसेफलिंग होती है। कैरी ट्रेड्स का इम्पैक्ट डेफिनेटली, जैसे हमने भी कहा कि उसका इम्पैक्ट रहता है। बॉन्ड यील्ड डेफिनेटली एक इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, बट फेड की बैठक भी है सामने, तो मुझे लगता है एक बार प्राइजेस यहाँ से करेक्ट कर सकता है। हाँ, लॉन्ग टर्म अभी भी देखेंगे तो फैक्टर्स में कोई कमी नहीं आई, बट मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि वहां पे मैच्योर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई भी चेंजेस होगा तो उसका रिएक्शन हम गोल्ड पे जरूर आते हुए देखेंगे। तो उसी को देखते हुए आज भी मुझे लगता है कि कल हमने देखा बार बार में 1,31,000 के करीब सोना जा रहा है, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो आज मुझे लगता है करेक्टिव ले सकता है, जहां पे आपको 1,29,000 का पुट लेना है 2100 रुपए में। 1600 का स्टॉप लॉस लगाओ, 2800 से 3000 का टारगेट रहेगा। वहीं फ्यूचर की भी अगर बात करें तो 1,30,000 का लेवल मुझे लगता है एक बिकवाली के लिए इंट्राडे में ठीक रहेगा। 1,30,900 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1,28,800 का टारगेट रहेगा। बट बड़ा जो मोमेंटम आना है वो थर्सडे को, फ्राइडे माफ कीजिए, बुधवार रात को जो फेड की बैठक के आउटकम्स आएंगे उसके बाद ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बट कहीं ना कहीं जो अपसाइड है वो थोड़ा सा अब क्लाउडी होते जा रहा है, करेक्शंस ड्यू है इसमें। यहाँ पर आपको दिसंबर का पुट लेना है 1,29,000 का, और 2100 के स्ट्राइक पर लेना है। स्टॉप लॉस लगाना है 1600 का। टारगेट यहाँ पर आपको 2800 तक के दिख सकते हैं। अनिंद्य सर, आपकी क्या राय होगी सोने को लेकर? हल्का दबाव यहाँ पर दिख रहा है, यूएस फेड की बैठक जारी है, साथ ही ईयर एंड तक क्या कुछ बड़े लेवल्स हम सोने में देख सकते हैं? हाँ जी। सोना में देखिए अभी एक कंसोलिडेशन का फेज है। तो सोना अभी जैसे मैंने बताया सिल्वर के टाइम कि अभी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क सेंट्रल बैंक्स के पास ये है कैसे लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड यील्ड्स है उसको मैनेज किया जाए। सेम फॉर अमेरिका। तो यूएस इकोनॉमी का जो रुझान बन रहा है, मतलब हम लोग उसको बोल रहे हैं के शेप्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो कंज्यूमर इकोनॉमी है वो जबरदस्त उसमें स्लो डाउन है, और उसके कारण आपका जो इम्पैक्ट है ऑन द ओवरऑल इकोनॉमी वो दिख रहा है, ऑन द जॉब मार्केट, ऑन द कंज्यूमर सेंटिमेंट एक्सेट्रा। तो फेड को भी पता है इसके बारे में। अब इसके वजह से ट्रम्प का भी एक प्रेशर है ऑन फेड टू कट रेट्स एग्रेसिवली और लिक्विडिटी इन्फ्यूज किया जाए, और जिस हिसाब से आपका बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रहा है तो ये हो सकता है 2026 में ऐसा भी प्रेशर बने कि फेड को कीवी लॉन्च करना पड़े, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वहां पे इन्फ्लेशन एक बड़ा इशू है। तो ये जो सिचुएशन है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड के लिए बहुत ही बुलिश है, क्योंकि मतलब हम लोग सीधा सीधा करेंसी डिबेसमेंट की तरफ जा रहे हैं, और डी डॉलराइजेशन का एक ये पार्ट है जो लार्जर थीम प्ले आउट हो रहा है ओवर द सेवरल ईयर्स। तो गोल्ड में ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स ऑफ दिसंबर हो सकता है कंसोलिडेट करे आपका नीचे में 1,27,000, ऊपर में 1,32,000। बट इवेंचुअली ये कंसोलिडेशन है जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है टू एक्यूमुलेट, क्योंकि 2026 में हो सकता है यहाँ से गोल्ड काफी बड़ा एक उछाल दे। ओके, तो चलिए, लेकिन लॉन्ग टर्म आउटलुक तो पॉजिटिव है, लेकिन हमारी नज़र पूरी तरह से एफएमसी बैठक पर है कि वहाँ पर किस तरह के फैसले आते हैं। आगे का डायरेक्शन यहाँ पर बाजार को मिलेगा, कल उस पर फैसला आएगा, और देर रात वो फैसले की उम्मीद है जिस पर हमारा घरेलू बाजार रिएक्ट परसों करेगा। चलिए, लेकिन एक अहम खबर है राइस को लेकर। ट्रम्प जिस तरह से चेतावनी दी है, भारत के राइस एक्सपोर्टर्स के लिए इसको लेकर चिंताएं बढ़ गई है, और बताया कि करीब करीब 2.7 लाख टन बासमती एक्सपोर्ट होता है यूएस को, और हमारा कुल एक्सपोर्ट है 60 लाख टन का, उसमें से 2.7 लाख टन बासमती एक्सपोर्ट यूएस में जाता है। ये कितनी बड़ी चिंता है, और जो बम्पर इस बार उत्पादन है, सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है,
वो उसके लिए और कौन कौन से मार्केट हमारे पास विकल्प बचते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रेम गर्ग है, नेशनल प्रेसिडेंट हैं IREF के, इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर क्या लग रहा है, यूएस की जो ये चेतावनी आई है, ऑलरेडी टैरिफ पहले से ही ज़्यादा है, अब दूसरा उन्होंने कहा है कि भारत से भी राइस डंप होता है यहाँ पर, क्या लग रहा है सर, इस खबर को आप कैसे देखते हैं और कितनी अपने लिए कितनी निगेटिव खबर है ये? देखिए, कोई नेगेटिव खबर नहीं है ऐसी, क्योंकि जिसकी पहले 10% से बढ़ाकर जो टैरिफ है 50% किया गया, क्योंकि पहले फेज में 10% रहता था, फिर 25 किया गया, फिर 50 किया गया। उसके बाद भी क्योंकि जो राइस एक्सपोर्ट होता है यूएस को, वो एक जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो समुदाय है वहां का, वो उसको पसंद करता है, जिसके अंदर हम नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट हमारा यूएस के लिए बिल्कुल निग्लिजिबल है, सिर्फ बासमती राइस का है, जो बासमती और बासमती वेराइटीज हैं। तो 2.7 लाख टन राइस, जो यदि आप आंकड़े देखें, जब से टैरिफ 50% किया गया, उसके बाद भी कोई एक्सपोर्ट के अंदर कोई फर्क नहीं आया। इसका जो भी खमियाजा भुगतना पड़ा, उसको वहां के जो लोकल कंज्यूमर्स हैं उन्हीं के ऊपर ये असर पड़ा है। ना तो हमारे किसानों पर इसका कोई असर है, ना हमारे एक्सपोर्ट पर है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही इसके लिए तैयारियां की और नई मार्केटें खोल ली। आज आप देखेंगे बासमती राइस के अंदर, बल्कि पिछले 1 महीने के अंदर लगभग 10 से 15% के बीच में तेजी आई है भारत के लोकल मार्केट के अंदर। किसानों को जो पैडी का दाम पहले जो आज 40 रुपए खुला था 11 की वैरायटी को, माने 1509 को 17-18 वैरायटी, इन सब के अंदर आज 50-40 रुपए के ब्रैकेट से हटकर इन सबके प्राइस कम से कम 7 रुपए किलो की तेजी आई है, जो कि आज 12-13%। ये भी मार्केट में कहा गया है कि पाकिस्तान का जो कम टैरिफ की वजह से हमारा जो फर्क है, हम $350 प्रति टन के आसपास महंगा बेच रहे हैं। क्या ये इस बात से फिर हम मार्केट शेयर तो नहीं गंवा देंगे? थाईलैंड और पाकिस्तान तो उस मार्केट शेयर को नहीं ग्रैब कर लेगा? नहीं, जैसे मैंने कहा, आपने अभी देखा, मैंने इससे पहले बोला कि भी हमारा जो टैरिफ बढ़ने के बाद भी भारत का बिल्कुल भी जो चावल है, कोई मार्केट में तेजी कम नहीं हुआ है हमारा एक्सपोर्ट, क्योंकि जो वैरायटी जो भारत की है, जो हम वैरायटियां एक्सपोर्ट करते हैं, वो अपने आप में एक एथनिक हैं, जो कि खाने वाले लोग जो एशियंस लोग हैं, मिडिल ईस्ट के लोग हैं, तो इसको उन्होंने खाना ही खाना है, जब प्राइस के अंदर कितना हो जाए, क्योंकि राइस की जो किसी के फूड बिल के अंदर चावल की हिस्सेदारी बहुत बड़ी नहीं है, जिससे कि उसके कोई भी रेट के ऊपर फर्क पड़ेगा। ये सारा का सारा वजन जो है वहां के लोकल कंज्यूमर के ऊपर जा रहा है। और आज जो प्राइस, पहले हमारा एक बैग $17 से $18 पर बैग बिकता था 10 पाउंड का, आज वो राइस बिककर 21 से 22 पाउंड बिकने लगा है, तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं है और हमारी एक्सपोर्ट बराबर है। नोटेड सर, नोटेड सर, ये बात हमने नोट कर लिया है कि हम कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये चेतावनी है, उसका नुकसान यूएस के कंज्यूमर को ही होगा। सर अब एक सवाल है जो नॉन बासमती सेगमेंट को लेकर, यहाँ पर भी ग्लोबल दाम भी काफी कम है और हमारी सप्लाई भी इस बार काफी ज्यादा थी, जैसा आप कई बार शो में कहे भी है। क्या वहां पर कुछ राहत है, वहां पर कुछ दाम बढ़ने शुरू हुए हैं क्या सर? जी बिल्कुल बढ़ने शुरू हुए हैं। यदि आप देखें पिछले 1 हफ्ते के अंदर थाईलैंड के जो प्राइस थे, जो पहले हमारे पैरेलल भारत के साथ चल रहे थे, या वर्मा और पाकिस्तान, अब तीनों कंट्री के अंदर प्राइसेस बढ़ चुके हैं। हमारी डिमांड काफी बढ़ने लगी है, बल्कि हमारे लोकल मार्केट के अंदर अब इस सबकी निगाह लोकल मार्केट के ऊपर, जो स्टॉक्स के ऊपर है, कि गवर्नमेंट जैसे ही अपना प्रोक्योरमेंट कम करेगी तो लोकल के अंदर बल्कि सप्लाई चेन बढ़ेगी, तो हम राइस ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और हमारे पास इस टाइम इतने ऑर्डर हैं कि भारतीय एक्सपोर्टर जो है उस ऑर्डर्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑलरेडी प्राइसेस ऊपर हैं। जो पारबॉइल्ड राइस $340 तक नीचे आ गया था बढ़ के, आज $360 के ऊपर, इतना डॉलर का जो डॉलर और रुपये के अंदर प्राइस का डिफरेंस आ गया, जो 88 से 90 क्रॉस कर गया है। उसके बाद भी आज हम $360 के ऊपर राइस को बेच रहे हैं, तो इसके अंदर $15 से $20 की बल्कि तेजी आई है। मंदे की आगे कोई गुंजाइश नहीं है, राइस के मार्केट अब बढ़ेंगे और राइस जो है इसी ब्रैकेट के अंदर 350 से लेकर 380 के बीच में ये भारत की मार्केट चलेगी और हमारी डिमांड पहले से ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। आपका प्रेम जी, और आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि मार्केट की स्थिति क्या है। तो इस तरह की चेतावनी से ना डरे, ये नुकसान उनका खुद का है और ये नए नए पैतरे अपना रहे हैं ताकि
भारत अपना मार्केट खोले, इस तरह की बयानबाजी वो लगातार करते भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते, वापस से नॉन एग्री मार्केट की ओर लौटते हैं और कच्चे तेल की बात करते हैं। कच्चे तेल में एक डाउन ट्रेंड का माहौल पूरा बना हुआ है। अनिल सर, क्या लग रहा है कच्चे तेल की चाल आगे किस तरह की रह सकती है? और गिरावट बची हुई है या कुछ समय अब रेंज में रहने वाला है कच्चा तेल? कच्चा तेल मुझे लग रहा है कि अभी रेंज में रहेगा, क्योंकि 5200 नीचे एक अच्छा सपोर्ट है, 5200, 5230, और ऊपर में 5450 एक रेजिस्टेंस है। तो ये मार्केट जो रेंज ट्रेडर्स है ऑप्शन के थ्रू हो, जो शॉर्ट स्ट्रैडल या शॉर्ट स्ट्रैंगल करते हैं, उनके लिए आइडियल मार्केट है। और जो लॉन्ग करना चाहते हैं थ्रू फ्यूचर्स, तो 5250 के आसपास लॉन्ग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 5200 के नीचे, अपसाइड में 5350 और देन 5400। ओके, तो ये क्रूड पर आपकी राय है। आप बता दीजिए किरिया जी, क्रूड पर भी और नेचुरल गैस पे भी, कि नेचुरल गैस आप देखिए पिछले हफ्ते की जो 10% की रैली थी पूरी वाइप आउट हो चुकी है और 2 हफ्ते कहा जा रहा है कि माइल्ड वेदर रह सकते हैं इस खबर से ही। क्या होगा सर, अब एनजी में क्या होगा, क्रूड में क्या होगा सर? देखिए, सबसे पहले कच्चे तेल की बात करें तो अब धीरे धीरे 2026 के आउटलुक भी आने स्टार्ट हो चुके हैं, जहां पे माना जा रहा है कि कंटिन्यू ओवर सप्लाई हम 2026 में भी देखेंगे। हालांकि जिस ढंग से रेट कट्स हो रही है, कंजम्पशन वापस स्टार्ट होंगे तो डिमांड में भी इंप्रूवमेंट आएगा, लेकिन डिमांड के मुकाबले सप्लाई काफी ज्यादा है। तो कच्चे तेल में तो मुझे लगता है दायरे का ही सौदा रहेगा। बीच में हमने देखा कुछ टेंशन बढ़े थे रशिया यूक्रेन में, उसकी वजह से प्राइजेस को एक सपोर्ट मिला था। यूएस वेनेजुला का भी जो कंसर्न था वो प्राइजेस को थोड़ा अपलिफ्ट कर गया, बट कहीं ना कहीं 5450 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर। ये दर्शाता है कि प्राइजेस अब वही 5150 से लेकर 5450 के दायरे में। आज इंट्राडे के लिहाज से कच्चे तेल में 5300 का पुट लीजिए 80 रुपए में, 40 के स्टॉप लॉस से 140 का टारगेट रहेगा। वहीं अगर हम फ्यूचर्स की अगर बात करें तो 5320-30 के करीब मिले बेचिए, 5400 का स्टॉप लॉस लगाइए, 5220 का टारगेट रहेगा। एक छोटे से दायरे में मार्केट ट्रेड करेगा। बट नेचुरल गैस, बिल्कुल आपने सही कहा, शुक्रवार को हमने जबरदस्त एक तेजी देखी और सोमवार को वही तेजी फिज आउट होते हुए दिखाई दी। जिस ढंग से टेम्परेचर के अब वेरिएशन है वो अगले हफ्ते भर में और ज्यादा आता हुआ दिखाई देगा। देखिए, अगले हफ्ता 10 दिन हो सकता है प्राइजेस यहाँ से आपको फिर से एक सपोर्ट लेता हुआ दिख जाए, लेकिन जैसे हम 18-20 दिसंबर पार कर जाएंगे, यहाँ से एक जबरदस्त गिरावट बनते हुए दिखाई देगी, जो 300-320 तक के भी लेवल दिख सकते हैं। क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा, इससे पहले भी देखा कि जैसे विंटर निकल जाते हैं हम एक बड़ा फॉल बैक देखते हैं। तो सीजनलिटी अभी भी मंदी है। ऐसे में करना कैसे काम, तो ऑप्शन के जरिए 440 का पुट लीजिए 20 रुपए में, 15 का स्टॉप लॉस लगाइए, 28 का टारगेट रखिए। लेकिन फ्यूचर पे थोड़ा कॉशियस हो जाइए, बिकॉज ऑलरेडी हमने 8-9% की जो बड़ी गिरावट देखी है, तो मे बी पॉसिबल है, मुझे लगता है थोड़ा एग्रेसिव होकर अगर 445 पे बिकवाई की जाए 455 के स्टॉप लॉस से, तो 430 का टारगेट रह सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए, बिकॉज टेक्निकली मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड दिखेगा। तो यहाँ से एक बाउंस अगर आ जाए तो ज्यादा प्रेफर्ड रहेगा। तो 430 का एक मुझे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टाइमिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये तो हो गई कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर राय। यहाँ पर आपने पुट की कॉल दी है नेचुरल गैस में 445 के लिए और एसएल लगाना है 455 का, टारगेट 430 के। कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर भी दिसंबर का पुट आपको खरीदना होगा 5320, एसएल एक 5400 का लगाना है और साथ ही टारगेट्स 5220 के मिल सकते हैं। अजय जी, यहाँ पर आप बेस मेटल्स में आज क्या देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर भी नजर आ रही है। कॉपर में देखिए यहाँ पर करीब करीब 1% के आसपास की गिरावट है, जिंक में भी 0.5%, एल्यूमिनियम में 0.5% से ज्यादा की गिरावट है। यहाँ पर आज कोई कॉल लेना होगी? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि पूरे बेस मेटल पैक में मैंने पहले भी कहा था कि जो सुपर साइकिल चल रही है कमोडिटी में, इसमें अब नंबर है बेस मेटल का और एग्री कमोडिटी का। तो हमने कॉपर में करीबन 30-35% की अच्छी तेजी देखी, एलएमई पे भी हमने नए हाई आते हुए देखा। जिस ढंग से सप्लाई कंसर्न से ये प्राइजेस को कंसिस्टेंटली सपोर्ट करेगा। हालांकि 1103 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है, प्राइजेस ने 2 दिन से कोशिश कर रहा है शुक्रवार और सोमवार को 1103 के ऊपर जाने की, बट सस्टेन नहीं कर पाया। आज की जो गिरावट है वो मुझे लगता है लेने का अच्छा मौका है। 1085 के करीब लेके चलिए, 1078 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट वापस 1096 का है, बट मुझे लगता है कि अगर जनवरी मिड तक की अगर बात करें तो प्राइजेस अब 1156-1160 तक जाने की तैयारी कर रहा है। वहीं हमने एल्यूमिनियम और जिंक दोनों ही काउंटर में भी एक थोड़ा पुल बैक देखा है, बट उतना फॉल नहीं देखा जितना कॉपर में। यहाँ पे भी सप्लाई कंसर्न्स और डिमांड में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। जिंक के अंदर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है 310 एक बेहतरीन मौका रहेगा लेने के लिए। 308 का छोटा स्टॉप लॉस लगाइए, 314 का टारगेट रहेगा। लास्ट अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो
280 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। फिर भी हमें लगता है कि 276 अच्छा मौका रहेगा लेने के लिए। 224 का स्टॉप लॉस, 280 का। अगर रैंक वाइज बात करूं तो सबसे प्रेफर्ड कमोडिटी रहेगी कॉपर, देन जिंक एंड देन एल्यूमिनियम। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे प्रेफर्ड लग रहा है कॉपर। यहाँ पर आपने दिसंबर वायदा भी दिया है, 1085 का एसएल लगाना है, 178 का, और टारगेट्स 1096 तक के कॉपर में दिख सकते हैं। जिंक पर भी बाई की कॉल है, दिसंबर वायदा 310 पे लेना है, एसएल लगाना है 308 का, टारगेट्स 314 तक के। एल्यूमिनियम भी यहाँ आपको पसंद आ रहा है, जिंक के बाद इसका नंबर आ रहा है, दिसंबर में वायदा लेना है 276 पे, एसएल मेंटेन करना होगा 274 का, और टारगेट्स 280 तक के। लेड पर भी आपने एक कॉल दी है 182 की, एसएल 181 और टारगेट्स 184 जी के। अनिंदे सर, आपकी कोई कॉपर में बेस मेटल्स में आज कोई पसंद, और क्या कॉपर आपको भी यहाँ पर पसंदीदा बेस मेटल लगता है? कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, ये तीनों एक बुलिश ट्रेंड में है, मगर लास्ट 1-2 दिन से इसमें करेक्शन है क्योंकि एक काफी हद तक रैली हो चुका है। तो आज अगर लॉन्ग करना है तो जिंक विल बी अ बेटर बेट। 309-10 के बीच विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। स्टॉप लॉस रहेगा 307 के नीचे, और अपसाइड में 315-314 विल बी द अपर रेजिस्टेंस। और कॉपर का थोड़ा सा वेट करना चाहिए, 1070-1075 के आसपास इज अ बेटर पोजीशन टू बाय। हो सकता है फेड मीटिंग के आसपास वहां पे आ जाए। और स्टॉप लॉस क्योंकि इसका बन रहा है 1060 के नीचे, अपसाइड 1100 क्लियर होता है तो एक 1130। और एल्यूमिनियम में आपका अराउंड 272 टू 271 इज अ बेटर बाय, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एल्युमिनियम में खरीदारी के लिए वेट करें। कॉपर पहला टारगेट 1100, फिर आगे पोजिशनली 1130 तक भी जाने की संभावना लग रही है अनिल सर को। चलिए, एक खबर है कॉटन को लेकर। कॉटन के मार्केट में ओवर सप्लाई की स्थिति बनती दिख रही है, क्योंकि 2025-26 सीजन में कॉटन का इंपोर्ट 50 लाख गांठ के पार भी निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है, और जो ओवरऑल जो सप्लाई है वो कुल सप्लाई 420 लाख गांठ के ऊपर रहने की संभावना है, और घरेलू डिमांड उसके सामने 295 लाख गांठ के आसपास है। इससे मार्केट पर क्या असर होगा, ये समझते हैं अरुण शेख सरिया जी से, एमडी हैं डीडी कॉटन के। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकाला। सर, ये कॉटन की तो ओवर सप्लाई की स्थिति बनती दिख रही है, इसका क्या असर होगा? किसानों को तो सर काफी नुकसान हो जाएगा। नमस्कार जी। देखिए, जहाँ तक किसानों का सवाल है, उनको नुकसान का कोई काम नहीं है, बिकॉज एमएसपी ऑपरेशन प्लेस में है, और सीसीआई का जितनी अराइवल समझे 1.25 लाख के रोज की अराइवल है, उसमें से सीसीआई इज बाइंग नियरली अबाउट 70% मटेरियल। तो सीसीआई फार्मर्स को तो फायदा या नुकसान का? सर, कितना कुल उत्पादन का कितना सीसीआई खरीदती होगी? कुल उत्पादन आपको कह रहे हैं 300 लाख गांठ के आसपास, सीसीआई की खरीदारी उसके सामने कितनी होती होगी? भाई अभी वो तो आंकड़ा बताना मुश्किल है। लास्ट ईयर में उन्होंने 1 करोड़ के आसपास सीसीआई क्या 300 लाख गांठ कर पाती है खरीदारी सर? क्या नहीं। तो फिर सर 300 लाख नहीं करेगी, तो किसानों को तो फिर नुकसान ही हुआ सर। इस साल ऐसी धारणा है कि लास्ट ईयर से कम 15 से 20% ज्यादा खरीदारी करने की संभावना है। और बाकी में क्या है ना जी कि बरसात होने से और मौसम खराब होने से क्वालिटी काफी गिर गई थी, तो उसके अंदर जो सीसीआई वो माल है उसका जो 70 आरडी का है या लोअर ग्रेड का आ रहा है, तो इसके लिए वो माल जिनर्स लोग को, मिलों को चल रहा है, वो हिसाब से जिनर के हाथ में जा रहा है। तो उसका दाम तो एमएसपी के हिसाब से तो नहीं मिलेगा ना फार्मर्स को, तो उसका दाम मार्केट के हिसाब से बिक रहा है। बट ओवरऑल ये सप्लाई इज मोर देन द डिमांड। ओके सर, मिलों पर इसका क्या असर होगा? जो करंट सिनेरियो आप देख रहे हैं, ओवर सप्लाई की स्थिति है, लगातार इंपोर्ट भी बढ़ रहे हैं, और 31 दिसंबर तक ड्यूटी फ्री इंपोर्ट भी हो रहा है, क्या मिलों को इसका क्या सपोर्ट मिलेगा सर? देखिए, मिलों को जहां तक सपोर्ट का सवाल है, वो सपोर्ट डिमांड से मिल सकता है, और फिलहाल डिमांड बहुत पुअर है। आप कोई भी मार्केट में देख लीजिए, अगर आप यूरोप की ले लीजिए बात, या पीछे आपका बांग्लादेश की ले लीजिए, या चाहे कहीं पे भी डिमांड बहुत कमती है एक्सपोर्ट के मामले में। एज फार एज डोमेस्टिक इज कंसर्न, उधर भी डिमांड, क्यों सबको लग रहा था अभी शादी का सीजन आ रहा है, अभी त्योहार आ रहा है, उस पर डिमांड थोड़ी पिकअप हो जाएगी, ऐसी संभावना लग नहीं रही है, क्योंकि सब जगह डिमांड चैलेंजिंग है। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि भाई ये डिमांड कब तक, अगर डिमांड नहीं आएगी तो मुझे मिलों की हालत में
सुधार होने की संभावना कम है। ओके, शुक्रिया अरुण जी, आपने वक्त निकाला। और मिलों के लिए भी चिंताएं हैं, चुनौतियां हैं, किसानों के लिए तो हमेशा ही चुनौतियां रहती ही हैं, वो बनी ही रहेगी। वहाँ एमएसपी से तो कभी आज तक राहत नहीं मिली है, वो तो कुछ 20% 25% तक मिल सकती है, 75% किसानों को तो नुकसान ही है। चलिए चिड़िया जी, आप बता दीजिए एग्री मार्केट पर आपकी राय, कोई टॉपिक बता दीजिए 30 सेकेंड में सर, जो भी कॉल है बता दीजिएगा प्लीज। देखिए, पूरे कमोडिटी पैक के अंदर मसाले में अच्छी तेजी के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, तो जीरा धनिया दोनों में बिकवाली कीजिए। 20,800 पे जीरा बेचिए, 20,200 का टारगेट रहेगा। धनिया में भी 10,600 पे बेच के चलिए, 10,200 का रहेगा। लेकिन बाइंग आ रही है गवार सीड गवार गम में, जहां पे 4750 में गवार सीड लीजिए, 4840 का टारगेट रहेगा। गवार गम भी 8,900 के टारगेट के लिए लेके चलिए। ओके, शुक्रिया आपका। मसालों पर भी, ग्वार पर भी आपने अपनी राय रख दी। केडिया जी, अनिल सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और तृप्ति को भी दीजिए इजाजत। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे फिनो जंक्शन। जल्द लौटते हैं।